हेलो दोस्तों, नमस्कार। द स्कूल ऑफ सिविक्स में आपका स्वागत है। हम सिलेबस के तीसरे हिस्से की आज चर्चा करेंगे, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इसमें कुल मिलाकर के 7 पार्ट हैं। सातों पार्ट को हम लोग देखेंगे क्या क्या है और किस प्रकार से इसका अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अपने सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें कि बहुत सारे करेंट इवेंट्स इसमें शामिल होते हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसका कि हम लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी सभी चीज़ें तो स्टैटिक हैं। पहला पार्ट जो है थ्योरी का स्टैटिक है, वो तो सही रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट वगैरह होते हैं तभी बदलता है, नहीं तो वो भी ऐसे ही रहेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी जो लिखा गया वही रहेगा, अगर कोई ऐसा सैद्धांतिक परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ऐसा परिदृश्य ही है कि समय समय पर इसमें चेंज होते रहते हैं। तो हम लोग इस पार्ट की तैयारी में उन घटनाक्रमों पर भी ध्यान रखेंगे कि जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में घटित होती हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन बिंदुओं पर ध्यान में रखते हुए इसमें तैयारी करेंगे। लेकिन कुछ इसमें इसके थ्योरीज और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं जो कि हम लोग को पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसमें जितने भी पार्ट दिए गए हैं सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। कंचित ही कोई ऐसा पार्ट होगा जिसमें से कि क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। और एमए में आप लोग भी पढ़े होंगे, जब स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है सेकंड ईयर में जा कर के, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कई विश्वविद्यालयों में अलग से पेपर ही होता है जिसमें कि बच्चे स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो इस बात का हमेशा अंदेशा रहता है कि उस विषय के, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, यदि किसी विशेषज्ञ के पास पेपर सेट होने के लिए पहुंच गया तो वे इस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन देने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे उनको अपनी विद्वता भी प्रदर्शित करनी रहती है। इस कारण से पेपर थोड़ा सामान्य से कठिन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इस पार्ट पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि करंट भी देखना है, पुराना भी देखते रहना है। आप पिछले प्रश्न पत्रों में देखेंगे तो किसी साल जो है, हमें लगता है कि इसके पहले वाला जो एग्ज़ाम 16 के पहले वाला था, उसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रश्नों की काफ़ी बहुल्यता थी। जैसे इस बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चनों की बहुल्यता थी, क्योंकि ये पार्ट जो है थोड़ा सा कठिन भी हो जाता है। क्योंकि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर नज़र नहीं रखेंगे तो चूक होने की संभावना रहती हैं। ये तो रहता है कि न्यूज़ में सुना गया, पढ़ा गया है, लेकिन उसमें क्लिक नहीं करता है। तो आप लोग जो भी समाचार पत्रों में पढ़ते हो, तो जिन देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग को अध्ययन करना है, उनका अगर कोई न्यूज़ होता है और आपको लगता है कि हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी है, तो उसका संकलन करिएगा। और जो एक आप लोगों से, कई लोगों से मैंने शेयर भी किया है कि एक टेलीग्राम चैनल हम लोगों ने शुरू किया है, द स्कूल ऑफ सिविक्स के नाम से। उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। उस पर आप लोग शेयर करेंगे तो अपने भी फायदा रहेगा और दूसरे लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। तो यह काम आप लोग करिएगा। जो भी जो समाचार पत्र पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, अंग्रेजी पढ़ते हो, जहाँ से भी लगता है कि हमारे सिलेबस के अनुकूल है, तो उसको आप लोग जरूर संकलन करिएगा, हमारे लिए बहुत ही काम में आएगा। अब इसको देखते हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जैसा कि हर पेपर में रहता है, सिद्धांत एवं व्यवहार क्या है, क्या उसकी परिभाषाएं हैं, कब से शुरुआत हुई, किन किन विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में क्या क्या कहा, उसके क्या थ्योरी हैं और उसके व्यवहारिक रूप में क्या प्रयोग है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है प्रमुख अवधारणाएं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख अवधारणाएं क्या हैं? इसमें 3 है: शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा और राष्ट्रीय हित। बहुत ही अच्छा है। शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, राष्ट्रीय हित बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पुस्तक में पढ़ेंगे तो ये तीनों पार्ट बहुत अच्छे से सभी विद्वानों ने लिख करके रखा हुआ है, और कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही कठिन है जो कि ना समझ में आने वाली चीज़ हो। प्रमुख प्रवृत्तियाँ: शीत युद्ध, अक्सर सुनते होंगे आप लोग। कोल्ड वार ऐसा वार जिसमें कि प्रत्यक्ष रूप से
यह नहीं दिखाई देता है कि दो देश आपस के बीच में लड़ रहे हों, लेकिन उनकी लड़ाई प्रत्यक्ष ना होकर के अप्रत्यक्ष रूप से होती है। वह व्यापारिक रूप में हो सकती हैं, वाद विवाद में भी हो सकती हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से हो सकती हैं, झूठी खबरें फैला करके हो सकती हैं, और अन्य ऐसे दुश्मन देश को प्रोवोक करके भी उन देशों को परेशान करना, ये सब शीत युद्ध के कारण हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध अमेरिका और रसा में देखने के लिए बहुत मिला, बहुत लंबे समय तक चलता रहा। काफ़ी चीज़ें इसको हम लोग चर्चा करेंगे। तनाव शिथिल, जैसा ना तनाव की शिथिलता, इसको देते बोलते हैं अंग्रेजी में, उसके बारे में पढ़ेंगे। असंलग्नता आंदोलन, जिसको कहते हैं नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि वार्सा संधि के ख़त्म हो जाने के बाद केवल एक ही ऑर्गेनाइजेशन बच गया, नाटो, और असंलग्न देश काफ़ी जो भी देश थे नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के, उनका झुकाव काफ़ी हद तक अमेरिका के प्रति होता चला गया या अन्य देशों के प्रति होता चला गया। तो इसकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में है भी या नहीं है, उतना नहीं है जितना कि जब दोनों वार्सा संधि के द्वारा रसा और नाटो के द्वारा अमेरिका ने एक गुट बना करके रखा था, तो उस समय ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज के समय में भी इसकी बैठकें होती रहती हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि पहले था, लेकिन चूंकि सिलेबस में इसलिए हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आता है प्रमुख अवधारणा प्रवृत्तियों के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं संगठन। अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ी संस्था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो 24 अक्टूबर को इसका एनिवर्सरी मनाया गया होगा कि उसी दिन उनका गठन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके 6 भाग हैं, महासभा से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक। उसके अलावा कुछ रीजनल गुट भी बने हुए हैं, जो हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो हम लोगों को पढ़ना है वो है आसियान और सार्क, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और सार्क जो है वो अपने जो पड़ोसी राज्य हैं इसको लेकर के बनाया गया है, जिसका की हेडक्वार्टर काठमांडू में है। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद से आता है प्रमुख मुद्दे, बहुत महत्वपूर्ण, निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट। ये उसी समय शुरुआत हुई थी जब रसा और अमेरिका ने अपने जब परमाणु बम गिरा और द्वितीय विश्व समाप्त हो गया, तो अमेरिका जो है एक प्रभावशाली परमाणु शस्त्र वाला देश निकला। उसके बाद होड़ सी लग गई परमाणु बम बनाने की, जिसमें कि उसका रसा और उसके साथ साथ कई देशों ने बना लिया, हथियार इकट्ठा करना शुरू कर दिया अपना प्रभुत्व जमाने के लिए। लेकिन बाद में ये समझा जाने लगा कि हथियार इकट्ठा करना, परमाणु हथियार रखना या किसी भी देश या किसी भी समाज के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो उसके बाद निशस्त्रीकरण का कार्यक्रम चला, इसके बहुत सारे स्टेप, बहुत एक्टिविटीज़ हैं, इसके बारे में लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता नौ अंतर्राष्ट्रीयवाद। जैसे जैसे सभी जो है संगठन टूटते चले गए, साम्यवाद खत्म हो गया, रसा टूट गया, तो नई पद्धतियाँ सामने आने लगी, वो देखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद आर्थिक व्यवस्था भी चेंज हो गई। उत्तर दक्षिण वार्ता, उत्तर के देश और दक्षिण के देशों के बीच वार्ता को उत्तर दक्षिण वार्ता। दक्षिणी सहयोग, जितने भी दक्षिण के सभी देश हैं उनके बीच किस प्रकार का सहयोग रहेगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हो गया पाँचवा। उसका छठा था तृतीय विश्व और धारणा एवं समस्याएं। तृतीय विश्व यहाँ है, तो प्रथम द्वितीय कौन सा है? प्रथम वे देश कहे जाते थे जो नाटो के यानी कि अमेरिका के साथ संगठित थे। द्वितीय वे कहे जाते थे जो रसा के गुट में शामिल थे। अब तृतीय उन्हें कहा जाता है जो ना अमेरिका के साथ थे और ना ही रसा के साथ थे। वो तृतीय विश्व, उनकी क्या अवधारणा है, क्या समस्या है, ये हम चर्चा करेंगे। छठा के बाद सतवां आता है फॉरेन पॉलिसी का। फॉरेन पॉलिसी अपने पास 4 देशों का अध्ययन करना है, इंडिया, यूएसए, रसिया और चाइना। इन देशों का अध्ययन हम लोग विदेश नीति का करेंगे।
ये हमारे सिलेबस का तीसरा पार्ट छोटा ही है, लेकिन काफ़ी सारगर्भित और बड़ा है, क्योंकि इसके जो एंड है उस दिन तक रहते हैं जब तक कि पेपर सेट नहीं हो जाता इसके सिलेबस का, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी का जो है इसकी बदलती रहती है। तो आज कुछ रहेगी, कल कुछ रहेगी। अभी इस समय देखिए भारत और चाइना का फॉरेन पॉलिसी का काफ़ी चीज़ें परिवर्तित हो गई इस कोरोना पेंडेमिक के आ जाने के बाद। रशिया के साथ कुछ और हो गया, अमेरिका के साथ भी अपना अलग से। तो विदेश नीतियाँ हमेशा बदलती रहती हैं, तो उसके लिए हम हमेशा समाचार पत्रों पर जरूर आश्रित रहेंगे या कोई मैगजीन जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ और उसके बारे में हो, तो वहाँ से आप संकलन अवश्य करते रहें। ठीक है, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे चौथे पार्ट पर, जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का।